फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान, इसमें बड़ी बात हो रही है। ईरानी जो गवर्नमेंट है उनको इसका पहले से अंदाजा था। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिका से भी ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली जो डेवलपमेंट हुई वो ट्यूसडे को हुई। कि उन्होंने एक शर्त जरूर रखी है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर ईरानी सदर भी आएंगे, वरना अगर वो वॉशिंगटन में आना चाहें तो वो भी उनकी मेजबानी करने को तैयार है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ चाइना भी भरपूर तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर सफारतकारी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आलमी मंजरनामे पे तो हर सेकंड के बाद एक ना एक खबर आ रही होती है और बहुत तेज से खबरें आ रही हैं। आज की अपडेट्स क्या हैं उन पे बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या अनहोनी हुई है इस पर भी बात करेंगे और इन सब खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तजज़िया का सना मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वैसे सना, मुझे लगता है 2026 जो है ना बड़ी तब्दीलियों का साल है। मतलब हर एक की जिंदगियों में तब्दीलियां हैं और मीम्स में देख रही थी कि सबकी नजरें पाकिस्तान पर है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ नजर नहीं आ रहा किसी को। ये तो अब एक असल में हमारा साइड इफेक्ट है ना, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसके साथ कोई ना कोई बुरी चीज बैगेज लोड शेडिंग आ गई है। देखिए, मुज़ाकरात करने चले थे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने आसमान पे पहुंचा दी, लेकिन हमारी आवाम इतने खुले दिल की है कि वो तमाम चीजों को बर्दाश्त करती है। अब मुज़ाकरात फाइनल स्टेज में चले गए हैं ईरान और अमेरिका के, तो उसमें डेवलपमेंट ये है कि हमारे पास पेट्रोलियम और एनर्जी क्राइसिस है, तो इसलिए हमारे यहाँ 8 से 10 घंटे की जो लोड शेडिंग है ऑलमोस्ट हो रही है। और मेरा ख्याल है कि कराची और हैदराबाद को छोड़ के और कोई पाकिस्तान का शहर नहीं है जहाँ इतनी लंबी लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। हाँ, बहुत हो रही है भाई, ये तो मुझे खुद आज रात पता चल गया कि कैसा है। अच्छा, उस पे आते हैं, मौजूदा सिनेरियो पे आ जाते हैं। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान, इसमें बड़ी बात हो रही है, बहुत अचानक हुआ सना, इससे पहले कोई खबर ही नहीं थी। ये था कि वजीर आजम जो है पीएम, उनका एक मशरक़ वुस्ता का जो शेड्यूल था वो इसके बारे में सबको पता था, मीडिया में खबरें भी थी कि वो पहले सऊदीया जाएंगे, फिर कतर जाएंगे, फिर टर्की जाएंगे और फील्ड मार्शल भी उनके हमरा होंगे। लेकिन कल अचानक जब वो तेहरान पहुंचे तो ये खबर ब्रेक हुई। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस अचानक दौरे की वजूहात क्या होंगी? ऑफ कोर्स बिग वजह तो वही है यूएस ईरान डील, और वो क्या प्रपोजल है जिस पर वो बात कर रही होंगी। कहा जा रहा है कि फर्स्ट राउंड तो रात को मुकम्मल हो गया है, अब शायद सेकंड राउंड की बारी हो। तो इस सारे दौरे पे मैं आपका वो जानना चाहती हूँ कि आपका क्या टेक है, क्या वजूहात हैं, क्या रीजन है, क्या प्रपोजल है जिसपे वो काम फर्स्ट राउंड आप कह रही हैं जो डिस्कशन आर्मी चीफ और उनके दरमियान हुआ है। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह जब पहला दौर हुआ था उसमें एक दिन पहले तक डेवलपमेंट कुछ नहीं थी, बल्कि वो जो पिछले उससे गुज़िश्ता 24 घंटे थे उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप हुई और उसके बाद बड़ी शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट है वो वहां से निकले थे। अब इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिका से भी ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली जो डेवलपमेंट हुई वो ट्यूसडे को हुई। ट्यूसडे को अमेरिकी सदर ने एक सहाफी से बात की और उसके आधे घंटे बाद उन्होंने उसको करेक्ट किया कि नहीं, आप जो है वो इस चीज के में अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उसके लिए आपको देखना चाहिए कि क्या सिनेरियो बनता है, और अभी भी मैं पुरुमीद हूँ। लेकिन आधे घंटे पहले तक उनको खुद आइडिया नहीं था, तो वो खुद ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे को मेजर डेवलपमेंट हुई। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने अचानक ही दौरा किया। मेरा ख्याल ये कि ये चीजें अब फाइनल शेप में जा रही हैं और ये दोनों दौरे कनेक्टेड थे। हाँ, आर्मी चीफ के दौरे को जरा छुपा कर रखा गया और प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो उससे एक दिन पहले ही अनाउंस किया गया, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन ईरानी जो गवर्नमेंट है उनको इसका पहले से अंदाजा था, यानी हमें नहीं पता था, लेकिन उनको इसका इस तरह आइडिया था कि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी कल दोपहर में, उसमें उन्होंने 3-4 चीजों का इशारा दे दिया था। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही अगला आइडियल ऑप्शन है हमारे लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है और हम इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते की शुरुआत में किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं। और उसी वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम आने वाले चंद घंटों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके वफ्द को होस्ट करने जा रहे हैं। तो ये कुछ जो बातें थी वो उन्होंने ऑब्वियसली वहां पर पहले से बता दी जो ऑफिशियली थी। तो इसलिए आई थिंक ये दौरा कम से कम ये नहीं था कि हम ये कहें लास्ट मोमेंट पर हुआ, लेकिन जब चीजें फाइनल शेप में आ गई तो उसको एक तरीके से उस पर स्टैंप के लिए कि हम ये चीजों को कंक्लूड करें, मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल गए। और अब ये चीज आई थिंक कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस दौरे में जितना प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और इस पूरे मुज़ाकरात के फेज में जितना प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फील्ड मार्शल खुद भी बड़े प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से यही बात हो रही है कि फील्ड मार्शल ने इस पूरी फैसिलिटेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि जो क्रूशल जहां पर चैलेंज था ईरान के हवाले से वहां पर फील्ड मार्शल गए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कहीं चाइना भी कोई रोल अदा कर रहा है। अब ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं चीन के बारे में कि जी वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसी शरारत, सो कॉल्ड शरारत ही समझे, आप ना हमस को भी हम खुला रखेंगे, लेकिन आप इन चीजों के ऊपर मान जाए।
चाइना ने तो वैसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। बिल्कुल। कुछ लोग तज्जियाकार सो कॉल्ड हमारे यहाँ ये राय भी दे रहे हैं कि देखिए जी चाइना अपनी पॉलिसी जो है वो खुद डिफाइन करता है, ये करता है, वो करता है। मैं इससे एग्री नहीं करती। अगर ऐसा होता तो फिर चाइना इन मुज़ाकरात के पीछे क्यों सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करता। बिल्कुल। और ईरान का 90% जो तेल परचेजर है वो चाइना है, तो इसलिए ये कहना कि चाइना को कोई मतलब नहीं है आबनाए हॉर्मुज़ के खोलने से, ये तो ये एक सरासर गलत बात है। चाइना भी चाहता है कि ये बातचीत यहाँ पर खत्म हो, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाइना ने भी इनके साथ की है और इसी वजह से ईरान भी खामोश हुआ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ चाइना भी भरपूर तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर सफारतकारी कर रहा है। अच्छा, अब सना इसी डेवलपमेंट का दूसरा हिस्सा है कि क्या प्रपोजल होगा फील्ड मार्शल जिस पे बात कर रहे होंगे तेहरान में। तो वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि एटमी हथियारों के हवाले से, एटमी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हो रही है। साथ साथ वेस्ट मीडिया ये भी कह रहा है कि अल जजीरा की मैं खबर देखी थी कि शायद फील्ड मार्शल वाशिंगटन का भी दौरा करें इसके बाद। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है या ये चीज यहाँ पर ही लॉक होकर पाकिस्तान में सेकेंड राउंड में फाइनलाइज हो जाएगी? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि मतलब ये वही बात है तज्जियाती। कल हमने कुछ अमेरिका में मौजूद जर्नलिस्ट और साबिक एक्स एम्बेसडर्स थे पाकिस्तानी, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखें इसमें थोड़ा सा ट्रम्प साहब के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। इस वक्त उनके हवाले से एक बड़ा हेट्रेड, एक बड़ी एंटी सेंटिमेंट जो है वो अमेरिका में प्रवेश कर रहा है। फिर उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि वो अपने जाने से पहले कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके दौरान वो कह रहे हैं कि ये एक छक्का और भी लगाने की कोशिश करेंगे और वो है जनूबी कोरिया के साथ डील करना। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ये डील इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने दो बड़ी ताकतों को कंट्रोल कर लिया, एक ईरान और एक कोरिया। और उसमें उनको ये भी आपको याद होगा कि अप्रैल में अमेरिकी सदर ट्रंप ने चाइना का विजिट करना था, तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग चाइना से बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पर हम ईरान के मामले में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो दूसरी तरफ कोरिया के साथ डील करवाने में, क्योंकि चाइना के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल, तो इसलिए उस डील को करवाने में आप हमारी मदद करें। तो एक तरीके से दो स्टार्स जो है वो अमेरिकी सदर ट्रंप लेके अपने मिड टर्म इलेक्शन में उतरेंगे। और वो ये क्रेडिट जेडी वेंस को भी नहीं देना चाहते, इसलिए वो ये चाहते थे कि अगर तो अमेरिकी सदर, ये खबर हमारे एक तरीके से अगर कहा जाए तो हामिद मीर साहब ने भी कोट की और कुछ अनऑफिशियली भी इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि उन्होंने एक शर्त जरूर रखी है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर ईरानी सदर भी आएंगे, वरना अगर वो वाशिंगटन में आना चाहें तो वो भी उनकी मेजबानी करने को तैयार हैं। क्योंकि माजी में जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था तो अमेरिकी सदर दोहा एग्रीमेंट के बाद तालिबान को व्हाइट हाउस बुलाने में इंटरेस्टेड थे और वो ये चाहते थे कि वो एग्रीमेंट जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर वाशिंगटन में साइन हो, लेकिन कुछ वजूहात की बिना के ऊपर वो नहीं हो सका और वो क्रेडिट सो कॉल्ड उस तरह नहीं ले सके। तो इसलिए उनको भी बड़ी खुशी होती है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो हो और उसके क्रेडिट पे वो ये कहें कि मैंने अमन के लिए कोशिश की। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो उनकी पॉलिटिकल माइंडसेट का भी है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसके लिए वो जरूर चाहेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो शायद ना भी आए, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस करना पसंद नहीं करते। अच्छा सना, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा की रोल प्ले कर रहा है और पूरी वेस्टर्न मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। मैं देख रही थी कि बहुत वेस्टर्न मीडिया में इस बात का भी चर्चा हो रहा है कि दोनों इतराफ की जो ड्राफ्टिंग है वो भी शायद पाकिस्तान ही कर रहा है। मास्टरमाइंड कहा जा रहा है क्योंकि व्हाइट हाउस की जो तर्जमान है उन्होंने भी कह दिया कि सोल जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है और हमारी चॉइस पाकिस्तानी है और ट्रम्प पाकिस्तान को ही पसंद करते हैं, जबकि बहुत से मुल्कों ने हमें ऑफर भी की। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि वाकई एक भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंधों पर ही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने मीडिएशन के साथ उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, उनको करीब लाने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि कहा यह जा रहा है कि कई सालों के बाद, दहाइयों के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे और बातचीत की एक दूसरे से खुल के, वरना तो लफ्जी जंग ही चल रही होती थी। तो आई थिंक उनको मुज़ाकरात की बेस पर लाने के साथ कोर इशूज के ऊपर एक कंसेंसस बिल्डअप करने में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब इसमें डिबेट ये हो रही है कि जिसमें पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान का एक सो कॉल्ड बड़ा इंटरेस्ट तो ये है कि खित्ते में अमन कायम हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि इस रीजन में जो एक इंडिया की हेजमनी थी उसको खत्म किया जा सके, जो कि पाकिस्तान ने पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत हद तक कम कर दिया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा किरदार यह है कि पाकिस्तान जहां आकर कमजोर हो जाता है वो है माशी चैलेंजेस। मईशत के आगे पाकिस्तान के बहुत से इशूज जो हैं वो बड़े हो जाते हैं।
تو آئی تھنک پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان کے حوالے سے دوسرے ممالک کا وہ ختم ہو, وہ بڑی حد تک ختم ہوا ہے, پاکستان کا پرسیپشن بہتر ہوا ہے. تو پاکستان نے ایک ہی کام کے ذریعے بہت سارے جو برے قسم کے اسٹیکرز تھے جو ہمارے ماتھے پہ لگے ہوئے تھے وہ اتارے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اصل پاکستان کی پریفرنس یہ ہے کہ پاکستان کو ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کے طور پر اس ریجن میں کنسیڈر کیا جائے, جو خاص طور پر ان ریلیشن ٹو افغانستان اور جو سیکورٹی اور ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے مسائل تھے, اس میں ہم کہیں بھی بات کرتے تھے کوئی ہماری بات کو سیکنڈ نہیں کرتا تھا, ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ ہمارے بارے میں پرسیپشن بہت نیگیٹو تھا. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دنیا کا اب مائنڈ سیٹ کافی چینج ہوا ہے. اچھا سنا, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ امریکہ کی ایک سپر پاور کو ایک چیلنج کا سامنا ہے نا, کہ امریکہ سپر پاور ہوتا تھا اب نہیں رہا, بہت سی چیزیں آ رہی ہے. خود امریکہ کے اندر بھی بہت جو ہے وہ ٹرمپ کے اس فیصلے پہ ایک بیک لیش ہے, 15 سے زیادہ جنرلز نے ان کے استعفے دے دیے ہیں اور بہت سی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. ایسے میں میں دیکھ رہی تھی کہ جو دنیا کے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اسمال گروپس اور مڈل پاورز بن کے ابھریں, جس میں وہ ایک تو گروپ پاکستان, مصر, ترکی اور قطر کو بھی کہہ رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ 4 کا گروپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کوئی گروپ ہوگا, یا یہ صرف وقتی طور پر یہ اس موقع کی نزاکت کے لیے سفارتکاری کی کوشش ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ قطر کے بارے میں تو شاید ہم اتنا زیادہ اسٹڈی ان ڈیپتھ نہیں کر سکیں, لیکن دیکھیے سعودی عرب نے باقی مڈل ایسٹ میں, کیونکہ سعودی عرب سر سو کال پرائڈ زیادہ محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سب سے آگے تصور کرتے ہیں شروع سے, تو وہ تھوڑا جو متحدہ عرب امارات کی بہت سی مطلب ریاستیں ہیں ان سے تھوڑا الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھتا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یو اے ای کو بہت آگے لانے میں اور سپورٹ کروانے میں سعودی عرب کا بڑا رول ہے, لیکن باقی ریاستوں کے ساتھ کوئی خاص ان کا انٹرسٹ نہیں رہا. تو سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان نے بالکل 1-to-1 اپنا ایک ریلیشن شپ بنا لیا ہے. اب آتے ہیں قطر کے اوپر اور ترکیہ کے اوپر. دیکھیں اس کے اوپر ماضی میں بھی بات ہوئی تھی جب پاکستان نے یہ تمام چیزیں کی تھی اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کی تھی, تو ملیشیا آلریڈی انٹرسٹڈ تھا, انڈونیشیا آلریڈی انٹرسٹڈ تھا کہ ایسا ایک الائنس ہمارے ساتھ بھی پاکستان کرے, جو کہ انڈر کنسیڈریشن ہے. اس کے بعد یہ کہ قطر نے, کیونکہ ریسنٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ یوکرینین جو حکومت ہے ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے, لیکن قطر نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہمیں بھی ایک اس قسم کا نیٹو کی طرز کا ایک الائنس بنانا چاہیے جو ہمارے ایشوز کے اوپر کام کرے. اب اس کی کیا مندرجات ہوں گی یہ بھی توجہ طلب ہے, لیکن اس میں آئی تھنک ترکیہ بھی نے بھی, اگر آپ کو یاد ہو تو اس معاہدے کے بعد جو کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ہوا تھا, ترکیہ نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ بڑا شروعاتی سٹیج ہے, لیکن اس میں بڑے جو اسلامی ممالک ہیں, چند ایک کو چھوڑ کے ایٹ لیسٹ ترکیہ, سعودی عرب, یہ وہ ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آئی تھنک اب جو کچھ ایسی سچویشن میں آگے جائے گا اس میں ایران وغیرہ اس قسم کی جو کنٹریز ہیں یہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران یہ تمام کنٹریز ایک دوسرے کے بڑے قریب آئے ہیں. بالکل, ان کو ایک اپنی یکجہتی کا احساس ہوا ہے کہ ہمیں ساتھ مل کر بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, غیروں کے اوپر جو ہے وہ توقع زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. اب تھوڑی سی سنا بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ویسے تو جب سے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے ایران یو ایس کا, تو باقی خبریں جو ہیں وہ دبی ہوئی تھی, لیکن ابھی کل ہم نے دیکھا بڑی انہونی سی بات ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب وہ پھٹ پڑے صاحب گفتگو میں ہیں, بڑے ناراض تھے. انہوں نے کیسے جو ہے وہ صبر کا دامن چھوڑا, اور یہ بڑی انہونی ہوئی کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ علیمہ خان کی گروپ کے ہی ہیں, اسی گروپ کے ہیں, ان کی اس پہ چلتے ہیں. لیکن کل میں سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی فیصلوں میں جو ہے وہ علیمہ کے تابع نہیں ہونا, اور پھر عہدوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں, استعفیٰ دے دوں. اس طرح کی بڑی سخت زبان استعمال کی. یہ کس طرح کا اشارہ ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر مزید حالات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے ایک تو بڑی کلیئر بات کہہ دی ہے کہ جی میں استعفیٰ دوں گا تو میں تو خان صاحب کے سامنے ہی دوں گا, کوئی اور مجھ سے استعفیٰ لے نہیں سکتا, اور میں استعفیٰ دینے کو بھی تیار ہوں. لیکن آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک آپٹیمم لیول جو ہے نا, تھریش ہولڈ لیول وہ پہنچ چکا ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے رائٹ ہینڈ ہیں اور وہ تمام فیصلے ان کے کہنے پر کرتے ہیں. انہوں نے شروع میں کافی کوشش کی, لیکن آئی تھنک یہ جو مذاکرات کا سیشن ہوا اور اس میں سیاسی جماعتوں نے جس طرح رسپونڈ کیا, اس میں کچھ اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے. ایک تو یہ کہ پچھلی کچھ تواتر کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ جیل جب پہنچی اڈیالہ کے باہر احتجاج وغیرہ کے لیے, تو کارکنان موجود نہیں تھے. اس میں ایک بڑا زور جو تھا وہ انہوں نے صرف میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درگت نہیں بنائی, بلکہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی انہوں نے بہت لتاڑا, اور انہوں نے کہا کہ وہ کدھر ہیں اور ان کو لوگ لانے تھے اور ایکس وائی زی. تو آئی تھنک وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ تمام سیاسی جو لوگ ہیں وہ آ کے تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے وہ خان صاحب کے احتجاج میں شرکت کریں گے. لیکن اس وقت جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی دیر سے بات کی وہ یہ کہ دیکھیں سیاسی فیصلے سیاسی قیادت کو کرنے دیں, فیملی جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتی. وہ ایکچولی بات کر رہے ہیں ان چند جلسوں کی یا اس کیمپین کی جو کہ اپریل میں شروع ہونی تھی, اور اس کے لیے حکومت نے بڑا معذرت خانہ طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سینیریو میں آپ احتجاجی اپنی تمام ایکٹیویٹیز مؤخر کر دیں.
इस चीज को उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया और उसके ऊपर जो लेदे हुई, तो आई थिंक बात वो ठीक कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही, उन्होंने कहा कि जो महमूद अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब हैं, उनको भी नाराज करने में अलीमा खान साहिबा और उनकी जो डिसीजंस हैं उनका बड़ा हाथ है। और देखिए ये तो अब बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जब वो जिस तरीके से पार्टी को चलाना चाह रहे थे अपोजिशन लीडर्स होते हुए, वो उसको सेकंड नहीं कर सकी अलीमा खान साहिबा, और उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की और अपने फैसले मुसल्लत किए। उससे पार्टी भी कंफ्यूज हो गई, और सबसे बढ़कर ये कि जो वो दो शख्सियात हैं वो भी बड़ी खदावर शख्सियात हैं, तो वो खामोशी के साथ साइड पर हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को दोबारा प्रोएक्टिव करने की कोशिश हो रही है। ये मुज़ाकरात के माहौल जब खत्म होगा तो उसके बाद सियासी तौर पर पीटीआई अपने आप को पार्लियामेंट में दोबारा एक्टिव करेगी, और उसके लिए उनसे बड़ी दरखास्त भी हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आया वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा सना, इसी हवाले से मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि आपने भी कहा और ये सलमान राजा भी ये कहते कि अलीमा खानम या उनकी बहनों में वो सियासी बसारत नहीं है या वो अवेयरनेस नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने सियासत नहीं की है, अभी वो जो भी कर रही है भाई की मोहब्बत में कर रही है। वो बहनों की सेंटीमेंट्स अलग चीज होती हैं और सियासत को लेकर चलना एक अलग चीज होती है। लेकिन मैं देख रही हूँ जो भी तज्जिया कर रहा है वो यही कर रहा है कि शायद अलीमा खानम ये चाहती थी कि जो इन्होंने जलसा मनसूख किया है टॉक की वजह से, उसके बदले में खान साहब को हॉस्पिटल ले जाने की ही फेवर ले ली जाती। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये फेवर भी तो ले नहीं सकते जब पूरा इस्लामाबाद बंद था। तो अब आपको लगता है कि ऐसे आइडियाज उनको कहाँ से आते हैं कि पीटीआई की सियासी जमात और खान साहब की फैमिली, इन दोनों में रिफ्ट काफी बढ़ गई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इनकी राहें अलग अलग, रोल अलग अलग होंगे तो ही कुछ पीटीआई का बनेगा? असल में मसला देखिए एक टेक्निकल है। मेरा ख्याल है जब खान साहब खुद भी सियासी पार्टी लीड कर रहे थे, आपने कितनी मरतबा अलीमा खान साहिबा को और उनकी दूसरे बहनों को उनके दाएं बाएं देखा, वो कभी अपने सियासी फैसलों में उनको करीब पड़कने नहीं देते थे। हाँ, बिल्कुल। फिर उनकी जो भी एहलियाएं रही और उनकी अभी भी जो एहलियां हैं और साहब भी जो एहलियां थी, उन्होंने भी इनकी पर्सनल मतलब घर में बनी गाला वगैरह में कभी इनकी बहनों को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करने दिया, बल्कि वो बहुत दूर दूर रहती थी। तो खान साहब की एक एक्शन से तो ये समझ आता था कि उन्होंने बस उनको सरसरी तौर पर अपने साथ इंटरेस्ट रखा हुआ है, लेकिन सियासी फैसलों में वो बोलने नहीं देते थे। लेकिन आई थिंक अब की सिचुएशन में क्योंकि सिर्फ अहले खाना की ही खान साहब से मुलाकात हो रही थी, तो वो तमाम इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो अपनी बहनों को ही बताते थे। तो उससे एक एज इनको ये मिल गया कि ये बाहर आके खान साहब की जुबानी जो बात होती थी वो अपनी जुबान से कहती थी। तो लोग फिर इनकी बात को बहुत ज्यादा वेटेज देने लगे। तो इस पूरी साइंस को समझने की जरूरत है कि एक्चुअली खान साहब के पास जो माउथ पीस था वो उनकी बहनें थी, तो इसलिए उसका उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि क्योंकि खान साहब ने कहा है तो ऐसे नहीं ऐसे होगा और इस तरह ही ये चीजें इंप्लीमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।